हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एबी टेक्निकल क्लासेस में। और मैं हूं भावेश बारसकर। टर्नर फिटर और मशीनिस्ट के 60+ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में से दोस्तों इस वीडियो में हम और एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने इसरो के एलपीएससी के 5 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ पर जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज का जो पेपर है वो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम का, और यह है दोस्तों टेक्नीशियन बी का, टर्नर ट्रेड का है। जो हुआ था 21 फरवरी 2015 को यह पेपर हुआ था, जिसमें जो टाइमिंग था 1 घंटा 30 मिनट का टाइमिंग दिया हुआ था दोस्तों। मतलब टोटल 90 मिनट का टाइमिंग इसमें था। और जो इसमें मैक्सिमम मार्क है वो 60 है, और जो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 60 है। मतलब इसमें प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है। और इस क्वेश्चन पेपर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत भी होता है तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग, कोई आपका नंबर नहीं कटेगा। और जो यह क्वेश्चन सेट है ई है। क्वेश्चन नंबर 1, एक रिम्ड छिद्र में बुरा सतह फिनिश के कारण पेंच है, इस दोष का कारण इनमें से कौन सा है? और रिम्ड hole has pages of poor surface finish. Which one of the following is the case for this defect? सबसे ज़्यादा जो डिफेक्ट करती है हमको उसमें ये बताना है। तो जो रिमर की जो सरफेस फिनिश सबसे ज़्यादा जो डिफेक्ट करती है वो होती है रिमिंग अलाउंस की वजह से। अगर किसी भी जॉब में अगर हम रिमिंग करते हैं और उसमें जो अगर रिमिंग अलाउंस अगर सही नहीं दिया है, अगर एक सफिशेंट नहीं है, तो जो उसकी सरफेस फिनिश है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। क्योंकि रिमर के द्वारा अगर मटेरियल कटेगा ही नहीं, अगर रिमिंग अलाउंस होगा ही नहीं और मटेरियल कटिंग नहीं होगी रिमर के द्वारा, तो जो सरफेस फिनिश है, सरफेस फिनिश में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं होगा। और जो सरफेस फिनिश है वो वैसे की वैसे रहेगी, पुअर सरफेस फिनिश प्राप्त होगी। तो जो हमारा ऑप्शन ये है। तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है 21 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय छिद्र के रक्षण हेतु प्रयुक्त टाइप बी सेंटर ड्रिल के शंकु खनन के सहित कौन है? द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द काउंटर सिंकिंग ऑफ अ सेंट्रल ड्रिल ऑफ टाइप बी यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द सेंटर होल्स। तो इसमें हमको पूछा गया है कि जो सेंट्रल ड्रिल होता है, बी टाइप का जो सेंट्रल ड्रिल है, उसके काउंटर सिंक भाग का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है? तो सेंट्रल ड्रिल दोस्तों 3 प्रकार के होता है। एक होता है ए, एक होता है बी और एक होता है आर। ठीक है, ये 3 प्रकार के सेंट्रल ड्रिल होते हैं। तो ड्रिल ऑफ टाइप बी यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द सेंटर होल, तो उसका एंगल दोस्तों जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो डी होता है 120 डिग्री। 4 नंबर का क्वेश्चन है, यदि कर्तन गति v मीटर प्रति मिनट में तथा परिक्रमण प्रति मिनट n दिए गए हैं तो कृतक d के व्यास mm में कितना होगा? उसका पता करने का सही सूत्र चुनिए। चूज द करेक्ट फार्मूला टू फाइंड द डाया ऑफ जॉब d इन mm इफ द कटिंग स्पीड v इन मीटर पर मिनट एंड द रेवोल्यूशन पर मिनट। कटिंग स्पीड होती है, कटिंग स्पीड का फार्मूला को क्या होता है? एक होता है पाई इंटू डी इंटू RPM, ठीक है, अपन 1000। ठीक है दोस्तों, यही जो फार्मूला होता है इसी के द्वारा हम RPM निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी के द्वारा व्यास निकाल सकते हैं और इसी के द्वारा कटिंग स्पीड को निकाला जाता है। ठीक है, तो हमको इसमें जो व्यास होता है उसके बारे में पूछा गया है ना। तो हम जो OD जो व्यास हो गया D, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? ठीक है, D इक्वल कटिंग स्पीड, ठीक है, 1000 अपॉन पाई इंटू n। ठीक है, तो ये हमारा व्यास निकालने का फार्मूला हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि RPM, किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि RPM कितना होता है, तो RPM का कितना हो जाएगा? जो D है वो यहाँ चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और जो n है यहाँ पर हो जाएगा। तो n इक्वल कितना हो जाएगा? कटिंग स्पीड इंटू 1000 है ना, अपॉन पाई इंटू D। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यास, RPM और कटिंग स्पीड को निकाला जाता है, जो जिसका फार्मूला एक ही होता है। तो जो कि हमको ऑप्शन ए में मिल जाता है, D इक्वल 1000 इंटू कटिंग स्पीड अपॉन पाई इंटू n। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 5th नंबर का क्वेश्चन है, उच्च गति इस्पात की मिश्र धातु है, हाई स्पीड स्टील इज एलॉय ऑफ।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हाई स्पीड स्टील होता है वो उसके जो एलाइंग एलिमेंट्स होते हैं कौन से होते हैं, या हाई स्पीड स्टील में जो मेन एलिमेंट्स होता है वो कौन सा होता है, या फिर हाई स्पीड स्टील में जो एलाइंग एलिमेंट होते हैं उनकी जो परसेंटेज मात्रा है तो उनके परसेंटेज मात्रा के बारे में पूछा जाता है कि इसकी परसेंटेज मात्रा कितनी है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो हाई स्पीड स्टील होता है वो एक एलाइंग एलिमेंट होता है, जो होता है टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन क्रोमियम और वेनेडियम से मिलकर बना होता है, जिसमें जो टंगस्टन क्रोमियम और जो वेनेडियम की जो परसेंटेज मात्रा होती है वो 18:1। ठीक है दोस्तों, तो ये टंगस्टन क्रोमियम और वेनेडियम की से मिलकर बना होता है हाई स्पीड स्टील। और जो इसमें जो परसेंटेज मात्रा होती है वो 18:4:1 में होते हैं। और जो हाई स्पीड स्टील का जो मेन संघटक होता है, जो मेन एलिमेंट होता है वो होता है टंगस्टन। ठीक है, जो कि 18% हाई स्पीड में 18% जिसकी मात्रा होती है। तो जो हमको ऑप्शन सी में मिल जाता है टंगस्टन क्रोमियम और वेनेडियम। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में यह पूछा जाता है। सिर्फ किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो टंगस्टन होती है उसकी परसेंटेज मात्रा क्या होती है, या फिर क्रोमियम होती है उसकी परसेंटेज मात्रा क्या होती है, या जो वेनेडियम होते हैं उसकी परसेंटेज मात्रा क्या होती है, या फिर हाई स्पीड स्टील में 1% किस एलाइंग एलिमेंट्स की परसेंटेज मात्रा होती है, तो वो क्या होगी दोस्तों, वेनेडियम। ठीक है, इसमें कार्बन भी होता है जो 0.6 से लेकर 1% तक के कार्बन की मात्रा होती है, लेकिन कार्बन के बारे में कभी जो अभी तक ये पूछा नहीं गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, 18:8 जंग-रोधी इस्पात का अर्थ है। 18:8 स्टेनलेस स्टील मीन्स। दोस्तों जो स्टेनलेस स्टील होता है वह भी एक एलाई स्टील होता है। ठीक है, एलाई स्टील होता है जो कि क्रोमियम और निकल से मिलकर बना होता है ना। क्रोमियम और निकल से मिलकर बना होता है। जो क्रोमियम की जो परसेंटेज मात्रा होती है वो 18 होती है, और जो निकल की जो परसेंटेज मात्रा होती है वो होती है 8। और जो स्टेनलेस स्टील होता है यह एक जंग-रोधी स्टील होती है। ठीक है, यह एक जंग-रोधी स्टील होती है, जहाँ पर जंग वगैरह अगर लगने की संभावना होती है तो वहाँ पर किस प्रकार के स्टील का प्रयोग कर सकते हैं, तो वहाँ पर स्टेनलेस स्टील का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि स्टेनलेस स्टील एक जंग-रोधी स्टील होती है जो कि क्रोमियम और निकल से मिलकर बनी होती है, जिसमें जो एलाइंग एलिमेंट होते हैं उसमें क्रोमियम होता है 18% और जो निकल होता है वो होता है 8%। ठीक है, तो जो कि हमको ऑप्शन बी है 18% निकल, ये 18% क्रोमियम और 8% निकल, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, 3/5 को प्रतिशत में परिवर्तित करें, कन्वर्ट 3/5 टू परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स से है, तो इसमें पूछा गया है कि 3/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो एक छोटा सा होता है, इसमें 100 का हमको इंटू कर देना पड़ता है। तो ये कितना हो गया 100, 3/5 इंटू 100, तो ये हो गया 20, और 20 इंटू 3 60। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा, आंसर बी आ जाएगा 60%। 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक लेद बेड की सतह होनी चाहिए, द सरफेस ऑफ अ लेद बेड शुड बी। तो जो लेथ मशीन होती है दोस्तों उसके इसमें पूछा गया 8 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया कि लेथ मशीन की जो बेड होती है, जो बेड की जो सरफेस होती है वो क्या होना चाहिए। हमको ऑप्शन में पूछा गया है कि रफ होनी चाहिए, ऑप्शन बी में है क्लीन होनी चाहिए, ऑप्शन सी में है ट्रू होनी चाहिए, और ऑप्शन डी में है उपरोक्त में एक भी नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों जो लेथ मशीन होती है, जो उसकी बेड की जो सतह होती है इस प्रकार से उसका बेड होता है, ये गाइड वेट कहा जाता है। जो होते हैं एक फ्लेट होता है, एक वी आकार का होता है। ठीक है, जो कि 90 डिग्री के उल्टी वी आकार में बना होता है। ठीक है, कंबाइंड फ्लेट बेड होते हैं। और तो इसमें पूछा गया है कि जो बेड होते हैं वो क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों जो रफ़ होते हैं, जो रफ़ है, रफ़ तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि उसके ऊपर टेलिस्टा को स्लाइड किया जाता है, या जो कैरिज होता है कैरिज को स्लाइड किया जाता है। तो अगर रफ़ होंगे तो उनको अच्छे से या फिर शुद्धता में स्लाइड नहीं किया जा सकता, तो रफ़ बिल्कुल नहीं हो सकते। अगर फिर देखते हैं क्लीन। तो दोस्तों जो लेथ मशीन का जो बेड होता है उसको हमेशा क्लीन रखना चाहिए। अगर जैसे चिप्स वगैरह अगर हमने कोई उस पर काम किया या कोई मशीनिंग ऑपरेशन किया, उसके बाद में हमेशा बेड को क्लीन करना चाहिए, या फिर मशीनिंग ऑपरेशन के पहले या लेथ मशीन पर काम करने के पहले मशीन को पूरा चेक करना चाहिए। और अगर जैसे बेड पर अगर चिप्स वगैरह या किसी प्रकार की कोई कुछ उस पर अगर वो साफ़ नहीं है तो उसको हमेशा क्लीन करना चाहिए। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा,
कि जो लेथ मशीन का जो बेड सरफेस है वो हमेशा क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, ये भी लेथ मशीन से ही लिया गया है। एक कैरिज का उपसाधन, द एसेसरीज ऑफ अ कैरिज, ठीक। और ऑप्शन में है टेल स्टॉक, ऑप्शन बी में है क्रॉस स्लाइड, ऑप्शन सी है चक और ऑप्शन डी है हेड स्टॉक। दोस्तों जो कैरिज होता है ये हेड स्टॉक होता है लेथ मशीन का, और ये होता है टेल स्टॉक। ठीक है, और ये होती है दोस्तों ये होता है बेड। ठीक है, और इस बेड के बीच में कैरिज होता है। ठीक है, तो जो इसमें पूछा गया है कि जो कैरिज का उपसाधन कौन सा था। दोस्तों जो कैरिज होता है उसमें क्या क्या होता है, एक होता है टूल पोस्ट, सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। एक होता है टूल पोस्ट, ठीक है। दूसरा होता है कंपाउंड स्लाइड, तीसरी होती है क्रॉस स्लाइड, ठीक है। और चौथा होता है सेडल, उसके बाद में होता है जो एप्रन होता है पूरा। ठीक है, तो जो इसमें हमको ऑप्शन में दिया है कि क्रॉस स्लाइड, ठीक है, क्योंकि टेल स्टॉक दोस्तों कैरिज का भाग नहीं है, चक भी कैरिज का भाग नहीं है, और जो हेड स्टॉक है वो भी चक कैरिज का भाग नहीं है। इसमें कैरिज का भाग कौन सा है, क्रॉस स्लाइड। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्रॉस स्लाइड सही हो जाएगा 9 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूल पोस्ट पर आरोपित होता है, द टूल पोस्ट इज माउंटेड ऑन द। दोस्तों जो लेथ मशीन होती है उसमें पूछा गया कि लेथ मशीन पे जो टूल पोस्ट होता है तो वो टूल पोस्ट किसके ऊपर माउंट होता है, हेड स्टॉक के ऊपर, बेड के ऊपर, टेल स्टॉक के ऊपर, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जो कैरिज होता है कि कैरिज के एसेसरीज बताए थे मैंने, जो कि ये क्रॉस स्लाइड होता है, उसके बाद में कंपाउंड स्लाइड के ऊपर टूल पोस्टर का फिट किया जाता है। लेकिन हमको ऑप्शन में हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक के ऊपर टूल पोस्टर को बिल्कुल फिट नहीं किया जाता है ना, और न ही टेल स्टॉक के ऊपर फिट किया जाता है, और न ही दोस्तों बेड के ऊपर फिट किया जाता है। क्योंकि बेड के ऊपर अगर यहाँ पर अगर ऑप्शन आ जाता कैरिज या फिर ऑप्शन आ जाता क्रॉस स्लाइड या कंपाउंड स्लाइड, तो हमारा आंसर हम उसको दे सकते थे। क्योंकि जो टूल पोस्टर होता है वो हम कंपाउंड स्लाइड के ऊपर फिट करते हैं, जो कि एक कैरिज का एक एसेसरीज होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें से एक भी आंसर तीनों सही नहीं है, ना हेड स्टॉक है, ना टेल स्टॉक है, और नहीं दोस्तों हम बेड के ऊपर टूल पोस्टर को फिट करते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक भी नहीं, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, है ना। क्योंकि टूल पोस्टर को दोस्तों कंपाउंड स्लाइड के ऊपर फिट किया जाता है, तो जो कि हमको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो जो हमारा ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सही हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है जो कि मैथ से लिया गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 6। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, इसको इससे डिवाइड करना है, तो जो भी आंसर आ जाएगा उससे जो आंसर आता है वो सी आ जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, निम्नलिखित में से कहाँ टर्निंग के लिए स्ट्रिप टिपर पद्धति उचित है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सूटेबल फॉर टर्निंग स्टेप टिपर। दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये है टेल स्टॉक विधि की ऑफसेटिंग द्वारा, फार्मो टूल प्लंजिंग द्वारा, या फिर यौगिक स्लाइड का फिरकन स्विलिंग द कंपाउंड स्लाइड, और ऑप्शन डी है कॉम्बिनेशन ऑफ द लेथ कंपाउंड स्लाइड। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि जो स्टेप टेपर की जो टेपर टर्निंग करते हैं उसके लिए कौन सी मेथड का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों जो स्टेप टेपर है उसका यूज़ स्टेप टेपर जो काटे जाते हैं वो कंपाउंड स्लाइड के द्वारा काटे जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा आंसर सी हो जाएगा, है ना। और जो टेल स्टॉक होता है, टेल स्टॉक के द्वारा एक्सटर्नल टेपर काटी जाती है, और इसके द्वारा जो टेल स्टॉक ऑफसेटिंग विधि द्वारा बाहर की टेपर काटी जाती है, और बाहर की इसके द्वारा बाहरी थ्रेड भी बनाई जाती है, टेपर थ्रेड भी बनाई जा सकती है। और जो फार्मा टूल होते हैं दोस्तों, इसका प्रयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है नॉन स्टैंडर्ड टेपर बनाने के लिए। ठीक है, तो और इसके द्वारा बहुत ही कम लंबाई की टेपर बनाई जाती है, जितनी टूल की लंबाई होती है उतनी ही लंबाई के टेपर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और वो भी दोस्तों नॉन स्टैंडर्ड टेपर बनाए जाते हैं इसके द्वारा। और जो कंपाउंड स्लाइड टेपर मेथड होती है उसके द्वारा स्ट्रिप टेपर बनाए जाते हैं। ठीक, इसके द्वारा इंटरनल टेपर भी बनाए जा सकते हैं और एक्सटर्नल टेपर भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो कंपाउंड स्लाइड होती है उसके द्वारा टेपर थ्रेड नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि दोस्तों कंपाउंड स्लाइड को ऑटोमेटिक फिट नहीं दे सकते हैं, इसलिए जो कंपाउंड स्लाइड होती है उसके द्वारा थ्रेड नहीं बनाई जा सकती है। और जो कॉम्बिनेशन मेथड होती है जिसमें हम जो क्रॉस स्लाइड और जो कंपाउंड स्लाइड या फिर क्रॉस स्लाइड और कैरिज का जो यूज़ करते हैं, ठीक, वो दोस्तों इसका प्रयोग नॉन स्टैंडर्ड टेपर इसके द्वारा काटे जा सकते हैं, वो भी कुछ लंबाई तक के। ठीक है दोस्तों, तो हमको इसमें पूछा गया कि जो क्वेश्चन में पूछा गया कि जो स्टेप टेपर होते हैं कौन से मेथड से काटे जा सकते हैं, तो जो हमारा आंसर सी हो जाएगा, कंपाउंड स्लाइड द्वारा स्टेप टेपर काटे जा सकते हैं।
13 नंबर का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 में एक्स का मूल्य है। तो सिंपल था दोस्तों, मैथ्स का क्वेश्चन है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ए एंड बी दो, क्योंकि इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा दो इसमें आती है ना, दो आंसर आते हैं उसके, तो उसका आंसर डी हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, खालिस्तान के वर्तन हेतु टेलीस्टॉक के ऑफसेटिंग का उपयोग किया जाता है। ऑफसेटिंग द टेलीस्टॉक इज यूज्ड फॉर टर्निंग लेंथ टेपर्स विथ स्मॉल टेपर एंगल, छोटे टेपर के लिए, मीडियम साइज टेपर से के लिए, और छोटे टेपर कोनों से युक्त छोटे टेपर के लिए। दोस्तों अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि टेलीस्टॉक होता है, उसका जो प्रयोग किया जाता है बाहरी टेपर काटने के लिए किया जाता है, और जो लंबाई के टेपर काटने के लिए किया जाता है। लेकिन दोस्तों टेलीस्टॉक के द्वारा अधिक लंबाई के टेपर तो काटे जा सकते हैं, लेकिन कम कोनों के काटे जाते हैं, क्योंकि टेलीस्टॉक को एक लिमिट तक ही हम ऑफसेट कर सकते हैं, जिसके वजह से हम इसके द्वारा सिर्फ कम कोण के टेपर काटे जा सकते हैं, लेकिन अधिक लंबाई के इसके द्वारा टेपर काटे जाते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन ये है, ये सही हो जाएगा, लेंथ टेपर विद स्मॉल टेपर एंगल। ठीक है, क्योंकि जो स्मॉल टेपर है, छोटे टेपर है, छोटे टेपर इसके द्वारा नहीं काटे जाते, इसके द्वारा लंबे टेपर काटे जा सकते हैं। मीडियम साइज टेपर भी, ये भी ऑप्शन गलत है दोस्तों, और ऑप्शन डी में है स्मॉल टेपर विद स्मॉल टेपर एंगल। तो छोटे टेपर एंगल के टेपर जरूर टेलीस्टॉक के द्वारा काटे जा सकते हैं, लेकिन स्मॉल टेपर नहीं काटे जा सकते। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा अधिक लंबाई के टेपर काटे जा सकते हैं, तो जो कि हमको ऑप्शन में ए में मिल जाता है, स्मॉल टेपर से विद स्मॉल टेपर एंगल। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, जब एक टेपर का बड़ा व्यास हेड स्टॉक एंड पर होता है तब ऑफसेट की ओर होता है। व्हेन द बिग डायमीटर ऑफ द टेपर इज एट हेड स्टॉक एंड द ऑफसेट इज टूवर्ड। टेलीस्टॉक की तरफ, ऑपरेटर की तरफ, केंद्र की तरफ, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछा गया, ये देखिए डायमीटर अगर हेड स्टॉक की तरफ अगर बड़ा होता है तो ऑफसेट किस तरफ होगा। तो उसी कंडीशन में हो सकता है कि जो अगर हम टेलीस्टॉक को ऑपरेटर की तरफ ऑफसेट करते हैं, तो जो कि हमको ऑप्शन बी में मिल जाता है। ठीक है, जब टेपर का बड़ा व्यास हेड स्टॉक एंड पर होता है तो ऑफसेट किस तरफ होगा, ऑपरेटर की तरफ। अगर हमको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जब टेपर का बड़ा व्यास टेलीस्टॉक की तरफ होता है तो ऑफसेट किस तरफ होगा, टेलीस्टॉक की तरफ, ऑफसेट किस तरफ होगा, ऑपरेटर के अपोजिट। ठीक है, तो हमको पूछा गया है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया है उसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 16 नंबर का क्वेश्चन है, कुंडलिनी गियरों का उपयोग किया जाता है, हेलिकल गियर आर यूज्ड। हेलिकल गियर का जो यूज़ किया जाता है वो किस में किया जाता है। ऑप्शन में दिया है स्टीम टरबाइन, ऑप्शन बी में है घड़ी, ऑप्शन सी में है साइकिल, और ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी साइकिल में दोस्तों गियर का यूज़ नहीं किया जाता है, जो इसमें स्प्रोकेट का यूज़ किया जाता है। हाँ, अगर स्पर गियर रहता है और भी कुछ ऑप्शन रहते हैं तो बोला जा सकता है कि जो स्प्रोकेट है वो स्पर गियर के समान होता है ना, लेकिन इसमें हेलिकल गियर के बारे में पूछा गया है। साइकिल में स्प्रोकेट का प्रयोग करते हैं, जो घड़ी होती है उसमें गियर का यूज़ किया जाता है, लेकिन स्पर गियर का यूज़ किया जाता है, जो कि प्लास्टिक के बने होते हैं, है ना, तो इसमें स्पर गियर का यूज़ किया जाता है। और जो स्टीम टरबाइन होती है, तो दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा, जो हेलिकल गियर का प्रयोग स्टीम टरबाइन में किया जाता है ना, तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। सेवेंटीन नंबर का क्वेश्चन है, खालिस्तान के निम्न युग्मन का उपयोग किया जाता है, कपलिंग इज यूज्ड टू। ऑप्शन ए में है स्ट्रेंथ द साफ्टों को मजबूती करने के लिए, ऑप्शन बी है साफ्टों की लंबाई बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है साफ्टों की लंबाई को कम करने के लिए, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो कपलिंग होती है, इस प्रकार से कपलिंग होती है। ठीक है, ये साफ्टो हो गए। ठीक है, और इनको बोल्ट के द्वारा इनको कस दिया जाता है। ये हो गई दोस्तों कपलिंग का प्रयोग साफ्टों की लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है ना। तो जो हमको ऑप्शन बी में मिल जाता है कि साफ्टों की लंबाई बढ़ाने के लिए इंक्रीज द लेंथ ऑफ साफ्ट। ठीक है, हमको वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि कपलिंग इज यूज्ड टू, तो साफ्टों की लंबाई बढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 17 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी हो जाएगा।
18 नंबर का क्वेश्चन है, गन मेटल तांबा और खालिस्तान की एक मिश्र धातु है। गन मेटल इज एलाई ऑफ कॉपर। दोस्तों जो गन मेटल होता है एक एलाई मेटल एक मिश्र धातु है। तो गन मेटल दोस्तों गन मेटल कॉपर, ठीक है, एक कॉपर, टीन और जिंक से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो जो कि हमको ऑप्शन ए में मिल जाता है, टीन तथा जिंक का, क्योंकि गन मेटल होता है एक तांबा, टीन और जिंक से मिलकर बना हुआ होता है। तो हमको एक एलिमेंट एक तांबा ऑप्शन में दिया हुआ है, हमको दो के बारे में बताना है। तो दो कौन से हो जाएंगे, टीन और जिंक, ठीक है, क्योंकि जो गन मेटल होता है वो तीन धातु से इससे बना होता है। तो एक होता है तांबा, एक होता है टीन और जो तीसरा नंबर का होता है वो होता है जिंक, ठीक है। तो हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका आंसर ये हो जाएगा, गन मेटल तांबा, टीन तथा जिंक ही एक मिश्र धातु है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, HSS के धातु मिश्रण तत्व के साधारण प्रयुक्त अनुपात है। द कॉमनली यूज्ड प्रॉपर्टीज ऑफ एलाइंग एलिमेंट इन हाई स्पीड डिस्टिलर। दोस्तों इसके पहले भी एक हाई स्पीड डिस्टिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, जिसमें मैंने आपको इसके बारे में पूरा बताया था। जैसे कि जो हाई स्पीड डिस्टिल होता है एक एलाई स्टील है ना, जो कि टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम से मिलकर बना होता है ना, जिसमें जो टंगस्टन की वैल्यू होती है वो 18% होती है, क्रोमियम 4% होता है और जो वेनेडियम होता है वो होता है 1%, ठीक है। और जो हाई स्पीड डिस्टिल होता है उसमें जो मुख्य संगठक या जो मुख्य एलाइंग एलिमेंट होता है वो होता है टंगस्टन, जो कि 18% जिसकी मात्रा होती है। दोस्तों तो जो हमको ऑप्शन में देखते हैं 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम। तो हमारा जो ऑप्शन ये है यही सही हो जाएगा, क्योंकि टंगस्टन हाई स्पीड स्टील में 18% की जो मात्रा होती है वो टंगस्टन की होती है। एक मैट्रिक माइक्रोमीटर में थिम्बल की पूर्ण प्रक्रिया खालिस्तान आगे बढ़ती है। इन मैट्रिक माइक्रोमीटर अ कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ थिम्बल एडवांसेस। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि जो थिम्बल होता है, जो माइक्रोमीटर का जो थिम्बल होता है, अपनी एक पूर्ण प्रक्रिया में कितने mm आगे बढ़ता है ना। तो ऑप्शन सी है 0.5। एक मैट्रिक माइक्रोमीटर में थिम्बल एक पूर्ण प्रक्रिया में 0.50 mm आगे बढ़ता है, ठीक है। अगर हमको स्लीव के बारे में पूछा जाता है कि थिम्बल अगर एक पूरी प्रक्रिया करता है तो उसमें स्लीव के ऊपर कितने डिवीजन ओपन हो जाते हैं, तो कितने ओपन होते हैं, 0.50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेष से है, साइड ए से युक्त एक क्यूब का सतह क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद साइड ए इज, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 6a²। ट्वेंटी 22 नंबर का क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का न्यूनतम काउंट है। द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। दोस्तों जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है इसका प्रयोग कोन को शुद्धता में मापने के लिए किया जाता है, और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा 5 मिनट की शुद्धता में कोन को चेक किया जाता है। तो जो हमको इसी के बारे में पूछा गया है कि जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, तो उसका लिस्ट काउंट 5 मिनट होता है। 223 नंबर का, एक बाह्य माइक्रोमीटर को ऋणात्मक त्रुटि है, सही रीडिंग खालिस्तान से लिया जा सकता है। एन आउटसाइड माइक्रोमीटर हैज़ द नेगेटिव एरर, द करेक्ट रीडिंग कैन बी टेकन बाय होता है। अगर कोई माइक्रोमीटर है और अगर उसमें नेगेटिव एरर है कि जैसे 0.03 या 0.1 या 0.2 या 0.4 का जो नेगेटिव एरर होता है, अगर किसी कहा गया है कि कोई माइक्रोमीटर है उसमें नेगेटिव एरर है, तो दोस्तों अगर नेगेटिव जो एरर होता है उसको हमेशा जो मेन रीडिंग होती है ना, अगर माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है और उस माइक्रोमीटर द्वारा हम कोई साइज को चेक करते हैं, जैसे अगर साइज चेक किया और वो साइज 40 आ गया, तो उसमें नेगेटिव एरर को हमेशा जोड़ा जाता है। और जो पॉजिटिव एरर होती है, अगर किसी माइक्रोमीटर में पॉजिटिव एरर है तो उसको हमेशा जो मेन रीडिंग होती है उसमें से माइनस कर लिया जाता है, ठीक है, माइनस कर लिया जाता है। और जो नेगेटिव एरर है उसको हमेशा मेन रीडिंग में जोड़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये सिंपल सी ट्रिक है कि अगर ऋणात्मक त्रुटि है तो उसको जोड़ेंगे, और अगर धनात्मक त्रुटि है, अगर धनात्मक त्रुटि है या पॉजिटिव एरर है तो उसको हमेशा जो मेन रीडिंग होती है उसमें से माइनस किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि जोड़ने के, वास्तविक रीडिंग से ऋणात्मक त्रुटि को घटाने के लिए, वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि को 2 बार जोड़ना, और वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि को 2 बार घटाना। तो जैसे दोस्तों मैंने बताया कि अगर किसी माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है तो उसको हमेशा वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि को जोड़ा जाता है। तो हमारा जो आंसर है वो ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि वास्तविक जो मेन रीडिंग होती है उसमें नेगेटिव एरर को हमेशा जोड़ा जाता है।
24 नंबर का क्वेश्चन है, एक 50 से 75 mm बाह्य माइक्रोमीटर का शून्य रीडिंग क्या है? व्हाट इज द जीरो रीडिंग ऑफ 50 to 75 mm आउटसाइड माइक्रोमीटर? दोस्तों जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होते हैं वो रेंज में पाए जाते हैं, और जो आउटसाइड माइक्रोमीटर की जो रेंज होती है वो 25 mm होती है। ठीक है, ये 25 mm के रेंज में आउटसाइड माइक्रोमीटर पाए जाते हैं, है ना। तो जैसे अगर एक 0 से 25 होता है ना, फिर 25 से 50 होते हैं, फिर 50 से 75 होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से 25 mm के रेंज में माइक्रोमीटर पाए जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि एक 50 से 75 वाला एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है, तो उसकी जीरो रीडिंग कितनी होगी? तो दोस्तों जो जीरो रीडिंग होती है वो होती है 50, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा 50 mm। और अगर दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 25 से 50 वाला जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है तो उसकी जीरो रीडिंग कितनी हो जाएगी? उसकी हो जाएगी 25 mm। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 75 से 100 mm का एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है तो उसकी जीरो रीडिंग कितनी होगी? तो उसकी हो जाएगी 75 mm। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है, जो एक बड़ा आउटसाइड माइक्रोमीटर आता है 50 से, अगर 150 mm का एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है तो उसकी जो जीरो रीडिंग कितनी है? तो दोस्तों उसकी जीरो रीडिंग कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी, है ना। तो अगर वो पूछा जाता है, अगर आपको रेंज दी हुई है, और पूछा गया है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग क्या है, तो जहाँ से दोस्तों जो रेंज स्टार्ट हो रही है वही उसकी जीरो रीडिंग कहलाती है ना। तो जो 24 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर डी हो जाएगा 50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी माइक्रोमीटर से है। ये तीसरा क्वेश्चन है माइक्रोमीटर से। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों जो माइक्रोमीटर होता है वो नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। क्योंकि हमको नट को स्थिर रख के हम थिम्बल को जब घुमाते हैं तो जो उसका स्पिंडल है वो आगे बढ़ता है। तो ये सिद्धांत किसके ऊपर काम करता है? नट और बोल्ट को। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर कितना हो जाएगा? नट और बोल्ट। माइक्रोमीटर का सिद्धांत नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, स्पॉट फेसिंग खालिस्तान के लिए किया जाता है। स्पॉट फेसिंग इज डन टू, और ऑप्शन में दिया है ड्रिल किए गए छिद्र के मुख को डोबर करने के लिए, ड्यूप्योर द माउथ ऑफ ड्रिल्ड होल, सतह को स्पॉट किया जाए ताकि बोल्ट हेड सतह पर ठीक बैठा जा सके। ऑप्शन सी है ड्रिल किए गए छिद्र को सूक्ष्म संपूर्ति देने के लिए, गिव फाइन फिनिश टू द ड्रिल होल, और ऑप्शन डी में है वर्तमान छिद्र को बड़ा करने के लिए। ठीक है दोस्तों, हमको इसमें स्पॉट फेसिंग के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों स्पॉट फेसिंग होती है, ये कुछ जॉब है, ठीक है, और ये ड्रिल है, ये ड्रिल होल है। इसमें कोई हमको बोल्ट नट बोल्ट के द्वारा किसी जॉब को इसमें किसी पार्ट को हमको इसमें असेंबल करना है। तो दोस्तों जो ये जो सरफेस होती है, इस सरफेस को, इसका जो एक्सेस होता है, इस एक्सेस के इसमें इसको पूरा सरफेस फ्लैट किया जाता है ताकि जो बोल्ट होता है या जो नट होता है उसके हेड को अच्छे से बिठाने के लिए हम स्पॉट फेसिंग करते हैं इस सरफेस को, ताकि जो बोल्ट है और जो नट का जो हेड है वो अच्छी तरीके से बैठ जाए। ठीक है, उसकी वजह से इसको स्पॉट फेसिंग किया जाता है। इसको जॉब की जो ड्रिल होल होता है उसके एक्सेस के 90 डिग्री इसमें हमको इसमें पूरा प्लेन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो हो जाएगी सरफेस, ये पूरी 90 डिग्री की हो जाएगी ताकि पूरी सरफेस जो पूरी समतल हो जा सके, तो उसे स्पॉट फेसिंग कहते हैं। स्पॉट फेसिंग के बारे में पूछा गया है तो हमको जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है, सतह को सपाट किया जाए ताकि बोल्ट हेड सतह पर ठीक बैठा जा सके। ठीक है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, द्वारा मशीनी तर्कों पर ड्रिल चक्कों को रखा जाता है। ड्रिल चक आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल बाय मीन्स। ऑप्शन में है आर्बर, ऑप्शन बी में है ड्रिफ्ट, और ऑप्शन सी में है ड्रा इन बार, और ऑप्शन डी में है चक नट। और दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ड्रिल चक होता है, ड्रिल चक को किसमें पकड़ा जाता है या किसमें होल्ड किया जाता है? जो अपनी ड्रिलिंग मशीन होती है, उसमें जो ड्रिल चक को हम जब लगाते हैं, जब ड्रिल चक में जो स्टड शैंकर के जो ड्रिल होते हैं, स्टड शैंकर के ड्रिल को पकड़ा जाता है। तो जो ड्रिल चक होता है उसको किसके द्वारा पकड़ा जाता है, किसमें होल्ड किया जाता है? तो दोस्तों उसको आर्बर में पकड़ा जाता है ना। तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम अपघर्षक है? विच एमंग द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल एब्रेसिव। और ऑप्शन में दिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी है एमरी, ऑप्शन सी है डायमंड, और ऑप्शन डी है कोरंडम। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा गया जो आर्टिफिशियल एब्रेसिव है
जो आर्टिफिशियल एब्रेसिव है, तो जो एब्रेसिव होता है दोस्तों, एक एब्रेसिव क्या होता है, जो एब्रेसिव होता है एक बहुत ही हार्ड और टफ मटेरियल होता है, जो बहुत ही न्यूक्लियर पॉइंट होता है उसे मतलब हार्ड और टफ होता है जो, और एक न्यूक्लियर पॉइंट में जो न्यूक्लियर कण होते हैं उन्हें एब्रेसिव कहा जाता है। और एब्रेसिव कण दो प्रकार के होते हैं, जो एब्रेसिव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है दोस्तों। एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है दोस्तों। तो जो नेचुरल होते हैं वो जो प्राकृतिक होते हैं, मतलब जो प्राकृतिक होते हैं वो होते हैं एमरी होता है, डायमंड होता है, कोरोंडम होता है, सैंडस्टोन होता है ना। तो ये नेचुरल हो जाता है दोस्तों। और जो आर्टिफिशियल होता है, जो मानव द्वारा निर्मित होता है, वो होता है, एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक होता है, और एक होता है सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है दोस्तों। एक होता है सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। तो जो आर्टिफिशियल एब्रेसिव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक होता है सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। इन जो आर्टिफिशियल एब्रेसिव होता है इनका प्रयोग किया जाता है ग्राइंडिंग फिल बनाने के लिए, इनका प्रयोग किया जाता है ना। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें आर्टिफिशियल एब्रेसिव कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आर्टिफिशियल एब्रेसिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। क्योंकि जो एमरी है वो भी नेचुरल एब्रेसिव है, डायमंड है वो भी नेचुरल एब्रेसिव है, और जो कोरोंडम है वो भी एक प्रकार का नेचुरल एब्रेसिव ही है ना। तो हमको इसमें आर्टिफिशियल एब्रेसिव के बारे में पूछा गया है, तो हमारा आंसर 28 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 29 नंबर का क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के साइडों से युक्त एक त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों इसमें जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल पूछा गया है, और तीनों भुजाओं का जो साइज है वो दिया गया है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो डी हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का, बटरेस थ्रेड का कोण है, एंगल ऑफ बटरेस थ्रेड। तो ऑप्शन ए है 47 डिग्री, ऑप्शन बी है 55 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री, और ऑप्शन डी है 29 डिग्री। दोस्तों जो बटरेस थ्रेड होती है, बटरेस थ्रेड इस प्रकार होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो साइड होती है वो 45 डिग्री में होती है ना, और जो एक साइड होती है वो होती है 90 डिग्री में, ठीक है। तो जो हमारे बटरेस थ्रेड का जो एंगल होता है कितना होता है, वो 45 डिग्री होता है ना। तो हमको क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो बटरेस थ्रेड होती है उसका जो थ्रेड एंगल होता है वो कितना होता है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 45 डिग्री। नंबर का क्वेश्चन है, कॉलेट चक की पकड़ के लिए होता है, अ कॉलेट चक इज मींट ऑफ द ग्रिपिंग ऑफ। दोस्तों जो कॉलेट चक होता है, जो कुछ चक होते हैं, है ना, चक का प्रयोग किसी भी जॉब को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए किया जाता है ना। तो चक होते हैं, फोरजा चक होता है, थ्रीजा चक होता है, टूजा चक होता है, एक होता है मैग्नेटिक चक और एक होता है हाइड्रोलिक चक, और दोस्तों एक होता है कॉलेट चक, ठीक है। तो इसमें हमको कॉलेट चक के बारे में पूछा गया कि कॉलेट चक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। दोस्तों जो कॉलेट चक होता है उसका प्रयोग राउंड बार को पकड़ने के लिए किया जाता है, वो भी छोटे साइज़ के राउंड बार को, है ना। इसके द्वारा बड़े साइज़ के जो राउंड बार होते हैं, है ना, उसको पकड़ने के लिए बिल्कुल नहीं किया जाता है, क्योंकि जो कॉलेट चक होते हैं वो छोटे साइज़ में उपलब्ध होते हैं, और इसके द्वारा हमेशा राउंड बार को ही पकड़ा जाता है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, छोटे व्यास के स्मॉल डाया जॉब, ठीक है दोस्तों। इसमें एक ऑप्शन सी भी है, स्मॉल जॉब, लेकिन दोस्तों स्मॉल जॉब कई प्रकार के हो सकते हैं। स्मॉल जॉब स्क्वायर आकार का भी हो सकता है, हेक्सागोनल शेप का भी हो सकता है, एक जो अनियमित आकार का भी हो सकता है। तो किसी भी आकार का स्मॉल जॉब हो सकते हैं, लेकिन जो कॉलेट चक के बारे में पूछा गया है तो स्मॉल जो कॉलेट चक होता है वो हमेशा राउंड शेप या जो डाया जो जॉब होते हैं उन्हीं को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, स्मॉल डाया जॉब सबको, है ना। 32 नंबर का क्वेश्चन है, खालिस्तान के लिए स्थिरक का उपयोग किया जाता है, स्टडी इज यूज्ड। और ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए है टू ड्राइव द जॉब, ऑप्शन बी है टू होल्ड द जॉब, ऑप्शन सी है टू सपोर्ट द जॉब, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबोव। ठीक है, उपयोग किसके लिए किया जाता है, जो लंबे जॉब होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए स्टडी का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमको सी ऑप्शन में मिल जाता है, टू सपोर्ट द जॉब। ठीक है दोस्तों, तो जो 32 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि जॉब को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरियर का उपयोग खालिस्तान के साथ किया जाता है, और कैरियर इज यूज्ड विद। तो ऑप्शन में दिया है केज प्लेट, ऑप्शन बी में है कैरिज, ऑप्शन सी में है टेलीस्टॉक, और ऑप्शन डी में है इनमें से एक भी नहीं। ठीक है दोस्तों, जो कैरिज होता है इसको डार्क कैरियर कहा जाता है, और जो डार्क कैरियर होता है इसका प्रयोग केज प्लेट या ड्राइविंग प्लेट के साथ में किया जाता है। और जो दोस्तों जो कैरियर होते हैं, जैसे जो केज प्लेट हो गया है ना, केज प्लेट में एक सेंटर लगा होता है,
और एक टेल स्टॉक में सेंटर लगा होता है, ठीक है। इनके बीच में जो जॉब बंदी होती है, इनको सपोर्ट करने के लिए या इनको जॉब को ड्राइव देने के लिए डार्क कैरियर का प्रयोग किया जाता है ना। और जो केज प्लेट होता है, केज प्लेट के साथ में या ड्राइविंग प्लेट के साथ में कैरियर जो डार्क कैरियर होता है उनका प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, केज प्लेट है ना। अगर इसमें अगर ड्राइविंग प्लेट होता, केज प्लेट की जगह एक तो केज प्लेट का प्रयोग किया जाता है या फिर ड्राइविंग प्लेट का, ठीक है दोस्तों। तो जो 33 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा कैरियर का उपयोग केज प्लेट के साथ में किया जाता है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, खालिस्तान के वर्तन के लिए मेंडल का कार्यक्रत किया जाता है। मेंडल इज एम्प्लॉयड फॉर द टर्निंग। दोस्तों जो मेंडल होता है, मेंडल का प्रयोग दोस्तों अगर किसी जो हॉलो जॉब होते हैं, जिनके सेंटर में आर पार सुराख होता है, उसको सेंटर के संदर्भ में उसके जो जॉब का जो ओडी होता है उसकी टर्निंग करने के लिए मेंडल का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये कोई जॉब है ना, इसके जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है, इसके आर पार सुराख है ना। तो इस सेंटर के संदर्भ में अगर हम उसके ओडी की अगर टर्निंग करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, मेंडल का। तो ये दोस्तों ये मेंडल हो गया। इसको इस प्रकार से फिट कर दिया जाएगा मेंडल को, है ना, और इसको सेंटर में बांध लिया जाएगा, ठीक है। जो टेल स्टॉक और हेड स्टॉक के दोनों सेंटर के बीच में मेंडल को बांध दिया जाएगा और इसके ऊपर इस प्रकार से जॉब को फिट कर दिया जाता है। और उसके बाद में जो टर्निंग टूल होता है, उसके बाद में इसकी बॉडी की मशीनिंग की जाती है ना। तो इस प्रकार दोस्तों जो मेंडल होता है वो काम करता है। तो मेंडल किस प्रकार के जॉब के लिए काम करेगा, जो मेंडल होता है, मेंडल का प्रयोग बूस्ट, स्लीव और गियर ब्लैंक के जो ओडी होती है उनको टर्निंग करने के लिए मेंडल का प्रयोग किया जाता है। 35 का क्वेश्चन है दोस्तों, फार्मर टूल प्लंजिंग विधि टेपर वर्तन की एक विधि है जो खालिस्तान के लिए प्रयुक्त की जाती है। फार्मर टूल प्लगिंग मेथड इज अ मेथड ऑफ टेपर टर्निंग यूज्ड फॉर। दोस्तों जो फार्मर टूल होता है, इस प्रकार से फार्मर टूल होता है और इसका प्रयोग टेपर काटने के लिए किया जाता है। जितने एंगल का दोस्तों जो टेपर होता है, जितने एंगल का टेपर होता है, अगर 60 डिग्री का अगर हमको टेपर काटना है फार्मर टूल विधि से, तो हमको जो फार्मर टूल है उसके जो कटिंग एज है ना, ये जो कटिंग एज है उसको 30 डिग्री के इसमें हमको ग्राइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको जो फार्मर टूल होता है वो टेपर के आधी डिग्री में ग्राइंड किया जाता है, ठीक है। और इसके द्वारा कम लंबाई की टेपर काटी जाती है और इसके द्वारा उतनी ही लंबाई की टेपर काटी जाती है जितनी लंबाई में इसकी कटिंग एज होता है, ठीक है। तो सिर्फ दोस्तों इतनी ही लंबाई, अगर ये 10 mm लंबा इसका कटिंग एज है, 10 mm अगर लंबा इसका कटिंग एज है तो इसके द्वारा सिर्फ 10 mm की, या अगर 50 mm लंबा है तो इसके द्वारा सिर्फ 50 mm की ही लंबाई की टेपर काटी जा सकती है। और इसके द्वारा जो फार्मर टूल होता है दोस्तों, उसको लंबाई में हम फिट नहीं दे सकते हैं ना, इसको सिर्फ 90 डिग्री में फिट दे सकते हैं, इसको लंबाई में फिट नहीं दे सकते फार्मर टूल के द्वारा। तो इसमें पूछा गया कि जो फार्मर टूल मेथड होती है टेपर काटने की, वो किसके लिए प्रयुक्त की जाए। जो ऑप्शन बी है दोस्तों, ऑप्शन बी में दिया है कि बहुमात्रा में उत्पादन में इसके द्वारा छोटी लंबाई की मास प्रोडक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा छोटी लंबाई के टेपर को काटा जाता है, लेकिन इसके द्वारा एक्यूरेट टेपर नहीं काटे जा सकते, स्टैंडर्ड टेपर नहीं काटे जा सकते, इसके द्वारा नॉन स्टैंडर्ड टेपर काटे जा सकते हैं, है ना। तो जो कि हमको ऑप्शन बी में दिया गया है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बहुमात्रा में उत्पादन में टेपर की छोटी लंबाइयों के लिए जहाँ यथार्थता मानदंड नहीं है, मतलब जहाँ पर स्टैंडर्ड का किसी प्रकार का कोई मानदंड नहीं है, तो वहाँ पर हम फार्मर टूल टेपर विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थर्टी 36 नंबर का क्वेश्चन है, निर्मित में सबसे बड़े व छोटे आकारों के बीच अनुमत अंतर, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज अलाउड इन मैन्युफैक्चर। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया 36 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि लिमिट, फिट और टॉलरेंस वाले चैप्टर से लिया गया है। और क्वेश्चन में कहा है कि मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया कि जो टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस किसी भी साइज के मिनिमम साइज और जो मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं, जो कि हमको ऑप्शन सी में मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। और जो क्लियरेंस होता है, दो पार्टों के बीच में जो गैप होता है दोस्तों, उसको क्लियरेंस से कहते हैं। जो अलाउंस होता है दोस्तों, जो दो जॉब होते हैं, है ना, जो जैसे होल हैं और एक ये सॉफ्ट है, इनके साइज़ों के बीच में जो अंतर होता है उसे अलाउंस कहते हैं, ठीक है। दो पार्टों के साइज़ों के बीच में जो अंतर होता है उसे अलाउंस कहा जाता है। और टॉलरेंस है दोस्तों, अधिकतम साइज और न्यूनतम साइज के बीच के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। और लिमिट किसे कहते हैं दोस्तों, किसी बेसिक साइज के ऊपर जो अतिरिक्त छूट दी जाती है उसे लिमिट कहते हैं,
है ना। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टॉलरेंस। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन है, किसी आरेखन में एक शाफ्ट के आयाम दिखाए गए हैं, उस शाफ्ट में कौन सा आकार सही शून्यता के अंदर है। इन द ड्राइंग द डायमेंशन ऑफ शाफ्ट इज शोन विच साइज ऑफ शाफ्ट इज नॉट विद इन द टॉलरेंस। दोस्तों इसमें एक शाफ्ट का साइज दिया गया है, क्वेश्चन में हमको एक शाफ्ट का साइज दिया है वो है 40 और उसके ऊपर जो टॉलरेंस दी है बायलैटरल टॉलरेंस दी है। तो इसमें पूछा गया है कि इस टॉलरेंस जो ऑप्शन में दिया है कि ऑप्शन में 4 साइज़ दिए हैं, तो इसमें से कौन सा साइज टॉलरेंस में नहीं है। तो इसमें दोस्तों जो साइज़ हो जाएगा कितना हो जाएगा, शाफ्ट का जो हाई लिमिट जो अपर साइज है तो वो कितना हो जाएगा 0.068, ठीक है। और ये जो मिनिमम साइज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 39.058, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो गया मिनिमम साइज और ये हो गया मैक्सिमम साइज, है ना। तो इन साइज़ के बीच में हमको पूछा है कि इन साइज़ों के बीच में जो साइज़ दिए ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा साइज़ नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, 40.068 ये साइज़ है इस, है ना दोस्तों। ये टॉलरेंस में हमें एकदम जो टॉलरेंस में साइज़ है ये हो सकता है जो 40.096 है। तो दोस्तों जो 40.096 है ये टॉलरेंस के बाहर का साइज़ है ना, क्योंकि ये टॉलरेंस में साइज़ बिल्कुल नहीं आ जाएगा। ये 0.068 से ज़्यादा है तो ये टॉलरेंस में नहीं कहलाएगा। और एक है सी 40.00 मतलब जो 40 जो साइज़ है वो भी टॉलरेंस में आएगा दोस्तों, है ना, इसके बीच में साइज आ जाएगा। और जो डी है 39.998, तो दोस्तों ये भी टॉलरेंस में साइज़ है ना। तो जो हमारा बी नंबर का है 40.096 वो हमारा टॉलरेंस में साइज़ नहीं है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी 40.096 mm। 38 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर परिवर्तनीयता सामान्यतः खालिस्तान के लिए अनुपयुक्त की जाती है। इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली अप्लाइड फॉर। दोस्तों जो इंटरचेंजेबिलिटी होती है, सबसे पहले तो उसे क्या कहते हैं, जो इंटरचेंजेबिलिटी होती है जब किसी मशीन पर कोई पार्ट ख़राब हो जाता है तो उसके स्थान पर दूसरा पार्ट आसानी से बिना किसी रुकावट के अगर हम लगाते हैं तो उसे इंटरचेंजेबिलिटी का गुण कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो इंटरचेंजेबिलिटी का जो गुण होता है उसे उसका प्रयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है ताकि एक ही साइज़ के जॉब को हम अधिक मात्रा में बना सकें, है ना। तो और जो इंटरचेंजेबिलिटी का गुण आना चाहिए, तो दोस्तों इंटरचेंजेबिलिटी का गुण अगर आता है तो उससे क्या होता है कि हम कहीं पर भी, जैसे अगर हमारी बाइक है या हमारी जो कार है, अगर उसका कोई पार्ट अगर ख़राब हो जाता है तो हम शोरूम में जाके उसका दूसरा पार्ट लेके हम आसानी से लगा सकते हैं और आसानी से फिट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें दोस्तों इंटरचेंजेबिलिटी का गुण होता है ना। तो इसे इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, जिसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, मास प्रोडक्शन में। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, मास प्रोडक्शन, ठीक है। तो पार्टों की मरम्मत के लिए मास इंटरचेंजेबिलिटी का गुण डिपेंड नहीं करता है। और जो सिंगल पीस होती है दोस्तों, सिंगल पीस में कोई इंटरचेंजेबिलिटी का गुण हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है कि एक ही डायमेंशन में मतलब बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं उनका उत्पादन, ताकि वो आसानी से उसकी एक पार्ट की जगह दूसरे पार्ट को आसानी से उसी पार्ट को आसानी से लगा जा सके, है ना। तो उसे इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, मास प्रोडक्शन, है ना। तो 38 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी हो जाएगा, मास प्रोडक्शन, क्योंकि मास प्रोडक्शन में ही इंटरचेंजेबिलिटी का प्रयोग किया जाता है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, साइड ए से युक्त एक समपार्श्व त्रिकोण का क्षेत्रफल, है ना। तो दोस्तों इसमें एक साइड दी है ये, तो इसमें पूछा गया है कि जो त्रिकोण होता है उसका क्षेत्रफल क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा ये √3/4 ये स्क्वायर, है ना। तो इसका आंसर ये है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, संकुचन समंजन का सर्वोत्तम उदाहरण है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ श्रिंकिंग फिट। दोस्तों जो श्रिंकिंग फिट होती है वह एक इंटरफेरेंस फिट का इंटरफेरेंस फिट में श्रिंकिंग फिट होती है दोस्तों। फिट 3 प्रकार की होती है, एक होती है क्लियरेंस फिट, एक होती है दोस्तों इंटरफेरेंस फिट और एक होती है ट्रांजिशन फिट, ठीक है दोस्तों, एक होती है ट्रांजिशन फिट, है ना। जो क्लियरेंस फिट होती है उसमें क्या होता है, जो होल और जो शाफ्ट होता है उसमें फ्री मूवमेंट होता है
है ना। और जो इंटरफेरेंस से फिट होता है दोस्तों, उसमें जो होल का जो साइज़ होता है वो कम होता है और शाफ्ट का साइज अधिक होता है, जिसकी वजह से इसमें जो होता है वो एकदम प्रेस फिट होता है। इसमें जो फिटिंग की जाती है, जो पार्टों की जो फिटिंग की जाती है हैमरिंग द्वारा या फिर पार्टों को गर्म या ठंडा करके इसके द्वारा इसमें इंटरफेरेंस से फिट में फिटिंग की जाती है। और जो ट्रांजिशन फिट होती है उसमें हल्के से प्रेशर से जो होता है इसमें इस जो ट्रांजिशन फिट है उसमें हल्के दबाव के साथ में पार्टों को फिट किया जाता है, उसे ट्रांजिशन फिट कहते हैं। तो इसमें श्रिंकिंग फिट के बारे में पूछा गया है, जो कि एक इंटरफेरेंस फिट होती है उसका एक प्रकार है ना। तो जो श्रिंकिंग फिट होती है दोस्तों, तो जो उसका प्रयोग कहा किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है वैगन के चक्रों पर लोहे का टायर चढ़ाने, जो आयरन टायर होता है ऑन द व्हील, उसमें, है ना। तो दोस्तों उसमें श्रिंकिंग फिट का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन, इस्पात के बने रूल, स्टील के बने रूल का निकटतम काउंट है, लिस्ट काउंट ऑफ स्टील रूल। इसमें दोस्तों जो स्टील रूल है उसके बारे में पूछा गया है कि जो स्टील रूल होता है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है। तो दोस्तों जो नॉर्मली स्टील रूल होता है, वो इस प्रकार से होता है, आपने देखा होगा। इस प्रकार से उसमें चिन्ह या जो डायमेंशन है वो इस प्रकार से अंकित होती है ना। दोनों तरफ होती है, एक तरफ होते हैं इंच में और एक तरफ होता है mm में, ठीक है दोस्तों। और जो स्टील होता है वो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है। और इसका जो लिस्ट काउंट होता है मेट्रिक, इसमें जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.5, ठीक है दोस्तों, 0.5 mm। और ब्रिटिश की अगर बात करें तो जो ब्रिटिश में जो स्टील का जो लिस्ट काउंट होता है वो तो होता है 1/64 इंच, ठीक है। तो हमको इसमें जो क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि स्टील का लिस्ट काउंट कितना होता है, और सभी जो ऑप्शन है वो mm में दिया है। तो हमको पूछा गया कि mm में लिस्ट काउंट कितना होता है स्टील रूल का। तो जैसे में दोस्तों मैंने बताया कि मैट्रिक पद्धति में जो स्टील रूल का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.5 mm होता है। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रेड बी के जो वी ब्लॉक होते हैं वो खालिस्तान से बनाए जाते हैं। वी ब्लॉक ऑफ ग्रेड बी आर मेड ऑफ। तो दोस्तों वी ब्लॉक होता है उसका प्रयोग किसी भी गोल जाब का सेंटर मालूम करने के लिए इसके ऊपर गोल जाब को रखा जाता है, उसका सेंटर पता किया जाता है। जो वी और दूसरा जो प्रयोग होता है वी ब्लॉक का प्रयोग दोस्तों मशीनिंग के लिए किया जाता है। इसके ऊपर जो गोल जाब होते हैं उसको रखकर इसके ऊपर कीवे वगैरह या मिलिंग मशीन पर वी ब्लॉक का प्रयोग करके या ड्रिलिंग मशीन पर वी ब्लॉक का प्रयोग करके उसे मशीनिंग के लिए किया जाता है। या फिर दोस्तों जो वी ब्लॉक होता है उसका जो तीसरा ऑप्शन होता है, इसके वी ब्लॉक का प्रयोग मार्किंग करने के लिए भी किया जाता है और इसके द्वारा जॉब को सपोर्ट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जो वी ब्लॉक होते हैं वो 2 प्रकार के होती है। BIS के अनुसार वी ब्लॉक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है A ग्रेड और एक होता है दोस्तों B ग्रेड, है ना। तो जो A ग्रेड के जो वी ब्लॉक होते हैं दोस्तों वो होते हैं स्टील से बने होते हैं, है ना। और जो B ग्रेड के जो वी ब्लॉक होते हैं वो होते हैं कास्ट आयरन के बने, है ना, ठीक है दोस्तों। और जो A ग्रेड के जो वी ब्लॉक होते हैं वो 100 mm लंबाई तक के वो पाए जाते हैं। और जो B ग्रेड के जो वी ब्लॉक होते हैं दोस्तों वो होते हैं 300 mm की लंबाई तक के पाए जाते हैं। तो हमको जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ग्रेड B के जो वी ब्लॉक होते हैं वो किस धातु के बनाए जाते हैं। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो B ग्रेड के जो वी ब्लॉक होते हैं वो कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, क्लोज ग्रेड कास्ट आयरन, ठीक है। अगर हमको पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जो A ग्रेड के वी ब्लॉक है वो किस धातु के बनाए जाते हैं, तो किस धातु के बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं स्टील के, है ना। लेकिन हमको B ग्रेड के बारे में पूछा गया है कि ग्रेड B के जो वी ब्लॉक है वो बनाए जाते हैं ग्रे कास्ट आयरन के, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन है, IS के अनुसार लंबाई का जो आधार यूनिट है वो क्या है, द बेस यूनिट ऑफ लेंथ एज पर SI इज द, ठीक है दोस्तों। SI के अनुसार जो लेंथ की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, तो SI के अनुसार दोस्तों जो लेंथ की बेसिक यूनिट है वो क्या है, मीटर है, ठीक है। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा वो B हो जाएगा, मीटर। 44 नंबर का क्वेश्चन है, किसी कृतक की चतुरता तथा समतलता की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक स्क्वायरनेस एंड फ्लैटनेस ऑफ द जॉब। और ऑप्शन में दिया है स्टील रूल, कैलिपर, ट्राई स्क्वायर और जेनी कैलिपर। क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि किस टूल का प्रयोग जॉब की स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस को चेक करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो ट्राई स्क्वायर होता है ना, ट्राई स्क्वायर 90 डिग्री की इसमें बना होता है ना, और ये फिक्स होता है दोस्तों, ठीक है। इसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, ये 90 डिग्री में बना होता है। इसका प्रयोग जॉब को 90 डिग्री में सेट करने के लिए या फिर उसकी जो समकोण है उसको चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग फ्लैटनेस भी चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। ठीक है, कि जॉब की स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस को किसके द्वारा चेक किया जाता है, ट्राई स्क्वायर के द्वारा। और जो स्ट्रेट रूल होता है दोस्तों, यह एक डायरेक्ट मेजरिंग टूल है। इसका प्रयोग जॉब की लंबाई को चेक करने के लिए, साइज को चेक करने के लिए किया जाता है। इसके सहायता से 0.5 की एक्यूरेसी में जॉब के लिए साइज को चेक किया जाता है। जो कैलिपर होता है, कैलिपर दोस्तों क्या होता है, कैलिपर दो प्रकार के होते हैं, एक इनसाइड कैलिपर होता है, एक आउटसाइड कैलिपर होता है। और यह एक नॉन डायरेक्ट टूल होता है, क्योंकि इसके द्वारा रीडिंग नहीं ली जाती है। इसके द्वारा जॉब के साइज़ को चेक किया जाता है और उस साइज़ को फिर जो स्टील होता है उसके ऊपर स्टील जो कैलिपर होता है उसको लेके उसके साइज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और जो ट्राई स्क्वायर होता है, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब को 90 डिग्री में सेट करने के लिए, या जो उसकी समकोण है उसको चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, या फिर उसकी फ्लैटनेस को चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। जो जेनी कैलिपर होता है दोस्तों, जो जेनी कैलिपर होता है वो भी कैलिपर की तरह ही होता है, लेकिन जो उसकी एक टांग होती है वो 45 डिग्री के रेडियस में अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है। तो इसका प्रयोग किया जाता है जॉब की जो एज होती है, जो जॉब की एज होती है उसके समानांतर लाइनों को खींचने के लिए जेनी कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। यही एक प्रकार का मार्किंग टूल है दोस्तों। ठीक है, तो हमको पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जॉब की स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस को चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया करते हैं, ट्राई स्क्वायर का। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन है, एक दुर्घटना होती है, एन एक्सीडेंट इज। तो क्वेश्चन में दिया है दोस्तों अयोजनाबद्ध घटना, अनियंत्रित घटना, और ऑप्शन सी में अवांछित घटना। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों कारण हैं, इन तीनों कारणों की वजह से जो दुर्घटना होती है वो दुर्घटना हो सकती है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। जो 45 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तों डी, ये सभी ऑल ऑफ दिस। 46 नंबर का क्वेश्चन है, आग खालिस्तान का एक संयोजन है, फायर इज कॉम्बिनेशन ऑफ। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईंधन, ऊष्मा तथा ऑक्सीजन, है ना। तो इसका आंसर भी हो जाएगा 46 नंबर का। 47 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक कर्तन गति के चयन पर प्रभाव नहीं डालेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ द कटिंग स्पीड। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कटिंग स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, किसके प्रभाव से, मतलब किसकी वजह से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कटिंग स्पीड की वजह से, या वो कौन सा फंक्शन है, वो कौन सी चीज़ है जिसके द्वारा कटिंग स्पीड को कम या ज़्यादा से कोई मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है डायमीटर ऑफ द वर्क पीस, ऑप्शन बी है वर्क मटेरियल, ऑप्शन सी है टूल मटेरियल, और ऑप्शन डी है ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। दोस्तों जो कटिंग स्पीड होती है, अगर ऑपरेशन जैसे अगर टर्निंग ऑपरेशन है तो उसमें जो कटिंग स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन अगर रिमिंग ऑपरेशन है तो उसमें जो कटिंग स्पीड है वो टर्निंग ऑपरेशन से कम रखी जाती है ना। तो इसमें कटिंग स्पीड के ऊपर जो ऑपरेशन होता है उसका इफेक्ट पड़ता है। इसके द्वारा अगर ऑपरेशन के ऊपर कटिंग स्पीड का जो इफेक्ट है वो पड़ता है, तो इसके जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमको नेगेटिव पूछा है कि किसके द्वारा प्रभाव नहीं पड़ता है। जो टूल मटेरियल है, अगर कार्बाइड का टूल मटेरियल है दोस्तों, तो कार्बाइड का टूल मटेरियल है तो उसके में कटिंग स्पीड ज़्यादा रख सकते हैं। हाई स्पीड स्टील का अगर टूल मटेरियल है तो उसमें कटिंग स्पीड कम रखी जाती है। तो इसके द्वारा भी जो कटिंग स्पीड के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जो वर्क मटेरियल है, वर्क मटेरियल दोस्तों अगर सॉफ्ट है तो उसके लिए कटिंग स्पीड हम ज़्यादा रखते हैं। अगर हार्ड मटेरियल है तो उसके लिए भी कटिंग स्पीड हम कम रखते हैं ना। तो इसके द्वारा भी, जो वर्क मटेरियल के द्वारा भी कटिंग स्पीड के ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन दोस्तों जो कार्य सामग्री का व्यास है, जो डायमीटर ऑफ द वर्क पीस, तो दोस्तों जॉब का अगर डायमीटर है अगर वो कम हो या ज़्यादा हो, उसके जो कटिंग स्पीड के ऊपर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो 47 का जो आंसर है दोस्तों, कार्य सामग्री का व्यास है डायमीटर ऑफ द वर्क पीस, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 48 का, हाई स्पीड स्टील उपकरण का उपयोग करते हुए माइल्ड स्टील के खरादन हेतु कर्तन गति कितनी रखी जाती है। दोस्तों अगर हाई स्पीड स्टील का कटिंग टूल है और उसके द्वारा माइल्ड स्टील के जॉब की अगर हम कटिंग करते हैं, ये होल्ड किया हुआ है और ये कटिंग टूल है ना, माइल्ड स्टील की टर्निंग अगर हम कर रहे हैं उसके तो हाई स्पीड स्टील की जो टूर्निंग कटिंग टूल है उसकी कटिंग गति कितनी है। तो दोस्तों जो उसकी कटिंग माइल्ड स्टील के लिए हाई स्पीड टूल जो कटिंग स्पीड होती है वो होती है 35 से 50 मीटर प्रति मिनट। ठीक है दोस्तों, तो जो हमको माइल्ड स्टील के बारे में पूछा गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
35 से 50 मीटर प्रति मिनट कटिंग स्पीड हाई स्पीड स्टील टूल के द्वारा रखी जाती है। अगर हमको इसके जगह अगर एल्यूमिनियम के बारे में पूछा जाता कि एल्यूमिनियम के लिए हाई स्पीड स्टील टूल का अगर प्रयोग करते हैं तो उसके लिए कटिंग स्पीड कितनी होती है, तो उसके लिए कितनी होती है दोस्तों 70 से 100 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो हमको इसमें माइल्ड स्टील के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 से 50। 49 नंबर का क्वेश्चन है M10 × 1.5 के एक स्क्रू के लिए एक नट बनाया जाता है, ड्रिल किए जाने वाले छिद्र का आकार कितना होगा। ठीक है, और नट इज टू बी मेड फॉर अ स्क्रू M10 × 1.5, व्हाट इज़ द साइज ऑफ होल ड्रिल। दोस्तों जब भी हम किसी जॉब में टेपिंग करना होता है तो उसके लिए एक सही साइज़ का ड्रिल बनाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम किसी भी जॉब में टेपिंग करने के लिए एक ड्रिल होल बनाते हैं। तो जो ड्रिल होल का जो साइज़ होता है दोस्तों वो टेप के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ड्रिल होल का जो साइज़ होता है, ड्रिल साइज जो होता है वो होता है इक्वल टेप साइज माइनस 0.61 इंटू पिच इंटू 2। ठीक है, ये जो फार्मूला होता है दोस्तों इसके द्वारा ड्रिल साइज को निकाला जाता है। जैसे इसमें M10 के बारे में कहा गया है तो टेप साइज कितना हो जाएगा, उस जगह 10 माइनस 0.61, ठीक है, इंटू पिच कितनी है 1.5 है ना, इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका आंसर है अगर इसको कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8.17। ठीक है, एक तो एक स्टैंडर्ड मेथड है। ठीक है, इसके द्वारा हम ड्रिल होल को निकालते हैं, और एक दोस्तों एक मेथड है जिसमें क्या होता है कि जो टेप साइज होता है उसमें पिच को डायरेक्ट माइनस कर लिया जाता है ना। जो टेप साइज होता है, जो टेप साइज दिया जाता है, टेप साइज माइनस पिच, ये होता है पिच। ठीक है दोस्तों, तो इसमें डायरेक्ट इसके द्वारा भी रीडिंग निकल जा सकती है। तो अगर हम इसके द्वारा डायरेक्ट रीडिंग निकालते हैं तो टेप का साइज़ कितना है 10 और पिच कितने 1.5 है ना, तो कितना आ गया हमारा आंसर 8.5। एक तो दोस्तों एक ये आंसर होता है, और जैसे मैंने आपको बताया जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसके द्वारा कितना आंसर है 1.7। तीन दोनों में से एक तो आपको क्वेश्चन में बताएगा कि कितना जो स्टैंडर्ड होल है उसका साइज कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 8.17 है ना, वो हो जाएगा। अगर इसमें ऑप्शन में बिल्कुल नहीं दिया गया है तो मतलब एक जो सेकंड मेथड होती है जिसमें डायरेक्ट हम पिच को माइनस कर देते हैं, माइनस किया जाता है, तो जब हम उससे करके देखते हैं तो जो टेप साइज माइनस 1.5 तो हमारे आंसर कितना आ गया 8.5, तो जो कि हमको ऑप्शन ए में मिल जाता है 10.5 mm। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.5 mm। 50 नंबर का क्वेश्चन है 60 सेंटीमीटर लंबाई के एक दंड को आयत बनाने के लिए बंकित किया जाता है। एक साइड 10 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड क्या होगी, है ना। तो दोस्तों जो 50 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर बी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 51 नंबर का क्वेश्चन है क्षतिग्रस्त या जंग लगे हुए थ्रेडों को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो जंग लगे थ्रेड होती है उनको, जो क्षतिग्रस्त जो डैमेज या जो जंग लगी थ्रेडें होती है उनको ठीक करने के लिए दोस्तों डाई नट का प्रयोग किया जाता है ना। यह एक नट के आकार की डाई होती है, तो इसका प्रयोग जो क्षतिग्रस्त है जंग लगे थ्रेडों को ठीक करने के लिए किया जाता है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। और जो वृत्ताकार जो स्प्लिट डाई होती है दोस्तों वो वृत्ताकार आकृति में होती है, और यहाँ पर एक कट होता है ना, और इसको डाई स्टॉक में लगा करके जो डाई स्टॉक में 3 बोल्ट होते हैं उसके द्वारा इसके साइज़ को कुछ मात्रा में कम या ज़्यादा किया जा सकता है ना। तो जिससे क्या होता है 2 या 3 बार में कटिंग करके अच्छे से थ्रेड को हम फिनिश कर सकते हैं। तो ये दोस्तों इस प्रकार से जो स्प्लिट डाई होती है उसका प्रयोग नई थ्रेड को काटने के लिए किया जाता है ना। और जो 2 पीस डाई होती है दोस्तों ये इस प्रकार से डाई होती है ना, 2 पीस डाई होती है। इसको जो डाई स्टॉक होता है विशेष प्रकार का डाई स्टॉक होता है इसी के लिए, उसमें पकड़कर दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो ये 2 पीस डाई हो गई। और जो डाई प्लेट होती है दोस्तों, एक डाई प्लेट होती है इस प्रकार से जिसमें डाई स्टॉक की ज़रूरत नहीं होती है, डाई स्टॉक की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें हैंडल लगा होता है। और इस जो डाई प्लेट होती है उसमें कई साइज़ के थ्रेड कटी होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कई साइज़ के थ्रेड कटी होती है जिसका प्रयोग ये, तो इसको पकड़ने के लिए डाई स्टॉक का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें हैंडल लगाते हैं, उसी के द्वारा दोस्तों हम थ्रेड काट सकते हैं। ठीक है, तो ये डाई प्लेट हो गया। हमको क्वेश्चन ने पूछा है कि क्षतिग्रस्त या जंग लगे थ्रेडों को ठीक करने के लिए
किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इसको ठीक करने के लिए डाइनट का प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो 51 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा डाइनट। 52 नंबर का क्वेश्चन है, यह एक धारदार छोर वाले उपकरण द्वारा धातु सतहों से बहुत छोटे टिपों को निकालने की प्रक्रिया है। इस उपकरण को कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेरी स्मॉल चिप्स फ्रॉम मेटल सरफेस बाय मीन्स अ शार्प एज टूल। ठीक है दोस्तों, शार्प एज टूल। व्हाट इज़ द टूल कॉल्ड एज? दोस्तों एक शार्प एज है, शार्प एज वाले टूल है जिसके द्वारा छोटे छोटे चिप्स के रूप में मटेरियल को काटा जाता है, मेटल सरफेस को काटा जाता है। तो वह कौन सा, उसने पूछा है कि व्हाट इज़ द टूल कॉल्ड एज, तो वह कौन सा टूल है? हमको ऑप्शन में दिया है स्क्रैपर, ऑप्शन बी में है चीजल, ऑप्शन सी में है हेक्सा और ऑप्शन डी में है रीमर। ठीक है दोस्तों, हमको जो क्वेश्चन ने पूछा है कि बहुत छोटे टिपों को निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जो कि जो शार्प एज वाला जो टूल होता है वो दोस्तों स्क्रैपर होता है ना। इसके द्वारा जो स्क्रैपर होता है दोस्तों, इसके द्वारा जो छोटे छोटे कणों के रूप में चिप्स को काटा जाता है और जो सरफेस होते हैं उसके जो हाई स्पॉट होते हैं उसको कम किया जाता है ना। हाई स्पॉट को काटने के लिए स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है, जो कि छोटे छोटे कणों के रूप में निकलती है और जो इसकी एज होती है बहुत शार्प होती है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो चीजल, हेक्सा और जो रिमर है दोस्तों, ये तीनों भी जो तीनों भी है ये भी कटिंग टूल है, लेकिन जो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों जो हमारे आंसर है वो स्क्रैपर हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्रॉस स्लाइड का कार्य, द फंक्शन ऑफ द क्रॉस स्लाइड इज। तो ऑप्शन देखते हैं, टेलीस्टाक के लिए फिट की आपूर्ति के लिए, चक के लिए फिट की आपूर्ति, या टूल के लिए फिट की, टूल पोस्ट के लिए फिट की आपूर्ति, या उपकरण के लिए फिट की उपकरण के लिए फिट की आपूर्ति। दोस्तों जो क्रॉस स्लाइड होती है, हमको पता है कि जो सेडल के ऊपर जो लेथ मशीन होती है उसका जो सेडल होता है उसके ऊपर क्रॉस स्लाइड को फिट किया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि जो क्रॉस स्लाइड होता है उसका जो फंक्शन होता है, जो उसका यूज होता है वो किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों जो क्रॉस स्लाइड होता है, क्रॉस स्लाइड के ऊपर हम जो कंपाउंड स्लाइड उसके ऊपर टूल पोस्ट को फिट किया जाता है। तो क्रॉस स्लाइड के द्वारा जो टूल पोस्ट होता है उसके लिए फिट को हम देते हैं ना, टूल पोस्टर को हम फिट देते हैं। और टूल पोस्टर में जो टूल को फिट जो टूल लगा होता है और जो टूल लगा होता है उसको फिट सप्लाई की जाती है ना। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जो क्रॉस स्लाइड का जो कार्य है उसके द्वारा टूल पोस्टर के लिए फिट की आपूर्ति। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा आंसर सी हो जाएगा। फिर 54 नंबर का क्वेश्चन है, एक फोर्जा चक में एक कृतज्ञ को ठीक ट्रू करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। टू ट्रू अ जॉब प्रिसिजनली इन अ फोर्जा चक इन द इंस्ट्रूमेंट यूज इज ये। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक फोर्जा चक है, उसमें जॉब को ठीक मतलब प्रिसीजन इसमें ट्रू करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पहली बात तो जो फोर्जा चक होता है उसमें जॉब को ट्रू करने के लिए उसमें जॉब को जो ट्रू किया जाता है एक तो लेकिन प्रिसीजन इसमें पूछा गया दोस्तों, जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है कौन से प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो फोर्जा चक में जॉब को ट्रू किया जाता है? तो जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों वो होता है चुंबकीय आधार से युक्त डायल प्रशिक्षण गेंद। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर विद मैग्नेटिक बेस। ठीक, 55 नंबर का क्वेश्चन है, एक लेथ चक के आरोपण हेतु फॉर माउंटिंग और लेथ चक। ऑप्शन में हाथ से शुरू करें और पावर को स्विच ऑन करें और तर्क को शंकु पर संयोजन करें। ऑप्शन बी है पावर मात्र से उसका आरोपण करें, माउंट इट बाय पावर ओनली। ऑप्शन सी है माउंट इट बाय हैंड ओनली और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक भी नहीं। ठीक है दोस्तों, जो चक होता है, लेथ मशीन होती है, लेथ मशीन में जो चक माउंट किया जाता है ना, जो स्पिंडल होता है उसके ऊपर चक को माउंट किया जाता है, ये है ना दोस्तों। तो उसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो चक होता है उसे किस प्रकार से माउंट किया जाता है? तो दोस्तों जो स्पिंडल होता है उसमें एक बेक प्लेट लगी होती है, इसके स्पिंडल के ऊपर थ्रेड कटी होती है, इस थ्रेड के ऊपर या जो इस बेक प्लेट के साथ में जो चक होता है उसको माउंट किया जाता है। तो उसको दोस्तों किस प्रकार से माउंट किया जाता है क्वेश्चन में पूछा गया। तो जो हमारा ऑप्शन ये है, जो हमारा ऑप्शन सी है, केवल हाथ से उसका आरोपण करें। दोस्तों उसको सिर्फ केवल हाथ से ही उसको माउंट करना चाहिए। 56 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 1 मीटर चौड़ाई तथा 1 मिलीमीटर मोटाई के एल्यूमिनियम शीट
जिसकी जो डेंसिटी होती है 2.7 ग्राम पर सीसी का भार। तो इसमें दोस्तों भार निकालना है हमको, डेंसिटी और जो आयतन है वो दिया है। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है, जो डेंसिटी जो भार होता है वो डेंसिटी इंटू आयतन होता है ना। तो जो आंसर है वो बी है ना, 2.7 kg। फिफ्टी 57 नंबर का क्वेश्चन है, लेथ में रिमिंग की तुलना में बोरिंग का मुख्य लाभ है। द मेन एडवांटेज ऑफ बोरिंग ओवर रिमिंग इन द लेथ इज दैट। दोस्तों जो रिमिंग होती है और जो बोरिंग होती है, एक रिमिंग ऑपरेशन होता है और एक होता है बोरिंग ऑपरेशन। दोनों ऑपरेशन दोस्तों जो ड्रिलिंग के बाद में किए जाते हैं और ड्रिलिंग के ऊपर किए जाते हैं ना, क्योंकि जो रिमिंग ऑपरेशन होता है वो भी ड्रिल होल में किया जाता है ना, और जो बोरिंग ऑपरेशन होता है दोस्तों वो भी ड्रिलिंग आफ्टर ड्रिलिंग ऑपरेशन के बाद में ही बोरिंग ऑपरेशन किया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बोरिंग ऑपरेशन होता है वो रिमिंग की तुलना में इसमें कौन सा गुण होता है। तो जो बोरिंग ऑपरेशन होता है दोस्तों, जैसे ये कोई जॉब है, ये जॉब है, इसके ऊपर एक ड्रिल होल किया गया है और इसमें हम रिमर का यूज़ करते हैं ना। जब हम इसमें रिमर का यूज़ करेंगे तो इसकी जो सरफेस क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी है ना दोस्तों। इसमें हाई एक्यूरेसी में इस ड्रिल होल को हम रिमर के द्वारा बना सकते हैं, ठीक है। तो और जो बोरिंग बार होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, अगर जैसे जो बोरिंग होती है वो हम लेथ मशीन पर कर सकते हैं, लेकिन जो रिमिंग ऑपरेशन होता है उसे हम ड्रिलिंग मशीन या मिलिंग मशीन या लेथ मशीन किसी तीनों मशीनों पर हम कर सकते हैं। लेकिन जो बोरिंग ऑपरेशन होता है वो लेथ मशीन पर किया जाता है। तो जैसे ये जॉब है, ठीक है दोस्तों, अगर जो उसका ड्रिल है, अगर इसका ड्रिल है, अगर इसका ड्रिल दोस्तों अगर सेंटर से थोड़ा बहुत भी अगर ऑफसेट हो गया होगा या ऑफसेट है, तो जो बोरिंग ऑपरेशन है उसके द्वारा हम इसके जो सेंटर है उसकी जो कंसंट्रेसिटी बोलते हैं जिसको, उस कंसंट्रेसिटी को बोरिंग ऑपरेशन के द्वारा सुधारा जा सकता है। लेकिन जो रिमिंग ऑपरेशन है, रिमिंग के द्वारा कभी भी कंसंट्रेसिटी को नहीं सुधारा जा सकता। तो दोस्तों ये एक जो बोरिंग का जो एडवांटेज है, एक बोरिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है रिमिंग के ऊपर। नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर सी हो जाएगा। बोरिंग बोर कि कोई भी उत्केंद्रता को ठीक करता है जबकि रिमिंग ऐसा नहीं करता। फिफ्टी 58 नंबर का क्वेश्चन है, किसी लेथ में केंद्र के ऊपर जब किसी उपकरण को सेट किया जाता है तब उच्च नति कोण इन अ लेथ व्हेन अ टूल इज सेट अबव द सेंटर द टॉप रेक एंगल। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो लेथ मशीन है, लेथ मशीन पर कोई जॉब बना हुआ है ना, उसकी जो सेंटर लाइन है, अगर जॉब की सेंटर लाइन है, अगर कटिंग टूल को जॉब के सेंटर लाइन से, अगर जॉब की जो सेंटर लाइन से अगर ऊपर सेट करते हैं तो जो उसका रेक एंगल है, तो उस रेक एंगल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो कटिंग टूल का जो रेक एंगल होता है दोस्तों, कटिंग टूल होता है, इस प्रकार से कटिंग टूल होता है, ठीक है। और ये इसका रेक एंगल कहलाता है ना, ये रेक एंगल है, ठीक है, ये रेक एंगल है, इसके बीच में जो बनता है वो है रेक एंगल, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा है कि अगर सेंटर लाइन से अगर उसको कटिंग टूल को अगर ऊपर सेट करेंगे तो जो रेक एंगल है वो क्या हो जाएगा। तो रेक एंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर कटिंग जो एक्सिस के अगर ऊपर अगर हम सेट करते हैं कटिंग टूल को, तो उसका जो रेक एंगल है वो बढ़ जाता है, और एक्सिस के अगर नीचे अगर हम कटिंग टूल को सेट करते हैं तो उसका जो रेक एंगल है वो कम हो जाता है। लेकिन हमको इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कटिंग टूल को अगर जॉब के ऊपर सेट करते हैं तो उसका जो कटिंग एंगल, उसका जो रेक एंगल है वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 58 नंबर का जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो इंक्रीज हो जाएगा। 59 नंबर का क्वेश्चन है, किसी आरेखन में आयाम 25 ± 0.02 mm बताया गया है, सही शून्यता कितनी होगी। अ डायमेंशन इज स्टेड ऑफ एज 25 ± 0.02 mm इन अ ड्राइंग, व्हाट इज़ द टॉलरेंस। दोस्तों इसमें एक साइज़ दिया गया है और उसके ऊपर बायलेटरल टॉलरेंस दी हुई है, और उसमें पूछा गया है कि इसमें टॉलरेंस कितनी होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो टॉलरेंस होती है क्या होती है, हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हाई लिमिट क्या हो गया दोस्तों 25.02 और लो लिमिट कितना हो गया 24.98, ठीक है। तो ये हो गया हाई लिमिट और ये हो गया लो लिमिट, और हमारा टॉलरेंस की क्या परिभाषा है,
हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। जब हम इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, मतलब माइनस करते हैं, ये हाई लिमिट माइनस 24.98, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 0.04। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टॉलरेंस, क्योंकि टॉलरेंस क्या होता है, हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं, जो कि हमारा जो आंसर है वो डी में मिल जाता है 0.04। ठीक है, 0.04, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 60 नंबर का क्वेश्चन है। एक कार के 2 वाइपर है जो अधिव्यापन नहीं करते। प्रत्येक वाइपर को थीटा कोण में प्रक्षेपण करने वाले 8 सेंटीमीटर लंबाई का ब्लेड होता है। ब्लेड के प्रत्येक प्रक्षेपण में साफ किए जाने वाला कुल क्षेत्र है। 60 नंबर का क्वेश्चन जो है दोस्तों, उसका जो आंसर है उसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है।